मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, प्रतिदिन हम एक दो या छोटे बड़े मिलाकर कुछ वीडियो के माध्यम से हम आर्थिक न्याय के महत्व को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम जब बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में विचारधारा भी एक समाज में मतभेद का कारण बन गया है। अगर हम विश्व में चल रही धारणाओं और विचारधाराओं के आधार पर बात करते हैं तो उनमें सबसे प्रमुख मार्क्सवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद और इसी प्रकार की विचारधाराओं को मिलाकर एक खिचड़ी की तरह बनी हुई बातें बहुत सी हैं, जिन्हें हम अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग नाम देकर चलाया जा रहा है। हमारे देश में समाजवाद के नाम पर भी कम धारणाएं नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव का समाजवाद और लालू प्रसाद यादव का समाजवाद एक दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दोनों ही जो इस वाद के पुरोधा कहते हैं वो खुद को राम मनोहर लोहिया जी से जरूर जोड़ते हैं। इसका मतलब कहने का यह है कि राम मनोहर लोहिया जी इनके गुरु या इनके आदर्श कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार केरल की कम्युनिस्ट पार्टी भी अपने आप को समाजवादी विचारधारा का अनुयायी मानती है और कई विचारधारा रखने वाले लोगों के साथ उसकी हिंसक वारदातें भी होती रहती हैं। खासकर आपने सुना होगा कि कम्युनिस्टों और भाजपाइयों के बीच कुछ समय पहले तक हिंसक झड़पें होती रहती थी, लड़ाइयां होती रहती थी। कभी इसके 2 आदमी मर जाते थे, कभी दूसरे पक्ष के 3 आदमी मर जाते थे। आखिर ऐसी क्या बात है कि समाज में कहीं पर भी विचारधारा के नाम पर भी एकता दिखाई नहीं पड़ती, व्यक्तियों के नाम पर भी एकता दिखाई नहीं पड़ती, पार्टियों के नाम पर जो लड़ाइयां आज दिख रही हैं, यह तो इन 5 राज्यों के चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इन 5 राज्यों के आधार पर भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख मुद्दा वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच दिखाई पड़ रहा है। कौन जीतेगा या कौन हारेगा यह तो वहां की जनता तय करेगी, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि समाज एक मत किस बात पर हो, ताकि ये सारी लड़ाइयां, सारे विवाद, सारी शत्रुता समाप्त हो और मानवता निष्कंटक होकर
सबकी सुरक्षा, सबको न्याय, निष्पक्ष न्याय देने की ओर बढ़ सके। क्योंकि आज पूरे विश्व की व्यवस्था की बात करें तो यह एक भयानक संकट की स्थिति दिखती है। हमने बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि यदि आज की स्थिति में पूरा विश्व एक मंच पर या किसी भी एक विचार पर एकजुट नहीं हो सका तो विज्ञान की यह उन्नति हमारे लिए सबसे बड़े विनाश का कारण बन सकती है। और बंधुओं, मैं बार बार इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में शांति की स्थापना का कोई रास्ता है तो वह आर्थिक न्याय के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। आपको यह विश्वास होना चाहिए। तो आर्थिक न्याय की बात भी हम करें और ये विभिन्न लोगों द्वारा, विभिन्न दलों द्वारा चुनावों में जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसकी भी हल्की चर्चा हो। उनमें आप देखते हैं कि लोग रोजगार की बात करते हैं, समाज की भयावह आर्थिक स्थिति की बात हमारे सामने है। समाज में भीषण आर्थिक असमानता अंधों को भी दिखाई देती है, उससे कोई इनकार भी नहीं करता, लेकिन उसका कोई समाधान भी नहीं बताता। बीबीसी लंदन जैसा मजबूत प्रचार का माध्यम भी सारी बात की टालमटोल करता है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं प्रतिदिन बीबीसी लंदन सुनता हूं जिसमें मोहनलाल शर्मा जी के नाम से अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय रखा जाता है। हर हफ्ता एक सवाल, लेकिन सवाल तो आता है, प्रश्न का सही उत्तर गायब हो जाता है। अब पता नहीं मोहनलाल जी शर्मा उन बड़े बड़े बैंकरों की ही बात क्यों करते हैं? बड़े बड़े विशेषज्ञ इनके सारे बैंकों से संबंधित हैं क्या? क्या बैंक उन समस्याओं का हल है? मैं ये कह रहा हूं कि बैंक समस्याओं का हल नहीं है, ये बात सत्य है। क्योंकि बैंकों का निर्माण कौन करता है? बैंकों का निर्माण पूंजीपतियों की पूंजी से होता है और पूंजीपतियों को अपनी पूंजी का ब्याज चाहिए। उससे मिलने वाला लाभ अगर ब्याज के रूप में उन्हें न मिले, परोक्ष रूप से मिले, प्रत्यक्ष रूप से मिले, ये अलग बात हुई, तो वे अपनी पूंजी रखेंगे ही क्यों? और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में पूंजीपतियों के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश किसी का नहीं है। सारे देश ये इनके प्रकारेण पूंजीपतियों को अपने देश में ही बनाए रखना चाहते हैं। उनके ऊपर नियंत्रण की बात तो कोई सोचता भी नहीं, क्योंकि उन्हें तत्काल धमकी मिल जाती है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपका देश छोड़ देंगे। और देश छोड़ने की बात ये सबको परेशान कर देती है। फ्रांस का ताजा उदाहरण हमारे सामने है। और अगर आप बीबीसी लंदन को सुनते हो तो आप उसका बार बार उल्लेख जरूर देखते होंगे। हाल ही में फ्रांस
और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो समझौता हुआ था, अमेरिका ने हस्तक्षेप करके उसको तोड़वा दिया। उस सब की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज चीन और रूस, ये दुनिया के देश ऐसे हैं दो जिन्हें वामपंथी माना जाता है, जिन्हें अपनी सारी वैचारिक ताकत मार्क्सवाद से मिलती है। और मैंने भी थोड़ा बहुत मार्क्स महोदय को पढ़ा है और मेरे मन में उनके प्रति सम्मान भी है। सम्मान इस कारण से नहीं है कि उन्होंने जो कुछ कहा था बहुत बढ़िया कहा था और उससे अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा, मार्क्स महोदय की भावना चाहे जितनी भी पवित्र क्यों न हो, किंतु उनकी विचारधारा समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण नहीं करती। मैं बहुत ही सद्भाव के साथ, शालीनता के साथ मैं अपना निष्कर्ष बता रहा हूं। क्या निष्कर्ष निकला? मजदूरों की एकता होनी चाहिए, सारे मजदूर एक हों, मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें समाज में एक युद्ध शुरू कर देना चाहिए। पूंजीपतियों के खिलाफ उन्हें अपना शत्रु मानते हुए उनका समूल नाश कर देना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ करने का प्रयास भी किया, उसमें कुछ सफलता भी मिली, असफलता भी मिली, लेकिन उनका लक्ष्य प्राप्त हुआ क्या? लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि आप चाहे जो भी लड़ाई क्यों न लड़े, पूरे समाज को अंततः परस्पर शांति के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। और अगर शांति के साथ बैठकर बात करने का रास्ता नहीं निकला तो आपका पूरा प्रयास विफल हो गया। और मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं, वास्तव में आर्थिक न्याय यह सबके सुख का मार्ग है। यह एक व्यापक समझौता है जो गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, लायक से लायक और नालायक से नालायक, अज्ञानी से अज्ञानी और ज्ञानी से ज्ञानी, सब लोगों के हितों में वह सामंजस्य स्थापित करता है जो उन्हें शांति के मार्ग पर एक साथ बैठने के लिए प्रेरित और बाध्य कर देता है। और इसीलिए हम इसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर बनाई गई व्यवस्था कहते हैं और इसका भारतीय सनातन परंपरा से संबंध स्थापित करते हैं। तो बंधुओं, उसमें खासियत क्या है? आप रोजगार की बात कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को लेकर जो खींचतान भाजपा में और समाजवादी पार्टी में छिड़ी है, उसकी कहानी आप रोज सुनते ही रहते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई समाधान नहीं मिलता। लेकिन मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि कल भाजपा हो या समाजवादी पार्टी या विश्व का कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, उसे आर्थिक न्याय की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तक रोजगार का सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति को काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं, आप भी उसका समर्थन करते हैं, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमता, पुरुषार्थ, रुचि, आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि यह स्वतंत्रता नहीं मिलती तो आप उसे लोकतंत्र भी नहीं कह सकते, और मैं भी बिल्कुल उसे लोकतंत्र मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन इतनी ही बात पर्याप्त नहीं है। क्यों?
क्योंकि अर्थव्यवस्था चलती किससे है, इसका ख्याल कीजिए। वह पूंजी से चलती है, अर्थव्यवस्था अर्थ से चलती है। और यदि अर्थ ही न हो तो अर्थव्यवस्था कैसी, उससे मिलने वाला लाभ कैसा, फिर उसमें न्याय की बात कैसी, तो यह बात तो गोल हो गई। इसलिए मेरा निवेदन है, आप उसी आधार पर बात करिए और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात को अगर आप सबसे महत्वपूर्ण बात मानते हैं, उसे ही सबकी एकता का सूत्र, स्थायी सूत्र मानते हैं, तो आपको पूंजी के स्वामित्व पर विचार करना पड़ेगा। पूंजी यानी सारे प्राकृतिक संसाधन जिनका निर्माण प्रकृति ने किया, सबके सुख के लिए किया है, सबके उपभोग के लिए किया है। इस पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। ताकत के आधार पर इसका बंटवारा यह कभी भी समाज में शांति की स्थापना नहीं कर सकता। यहां तक कि जो समाज का सबसे अज्ञानी, सबसे मूर्ख व्यक्ति है, उसके हितों की रक्षा की जवाबदारी किसकी होगी? समाज के सबसे विवेकशील व्यक्ति, मानवता में विश्वास करने वाले व्यक्ति की तो होगी। आप इससे अलग नहीं हो सकते। और यदि आप यह मानते हैं तो मेरा कहना सिर्फ एक है कि अगर आप समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति का, चाहे वो उसकी जाति कुछ भी हो, उसका देश कुछ भी हो, वह कितना ही ऊंचा और कितना ही नीचा क्यों न हो, वह स्त्री हो या पुरुष हो, इन प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को औसत से ज्यादा संपत्ति का स्वामी, प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी नहीं मानना चाहिए। यह पूंजीवाद जो ब्रिटेन की देन है, जिसके लिए ब्रिटेन मानवता के प्रति अपराधी है, उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। और आज नहीं तो कल उन्हें इस गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। पहले भी विश्व के सभी देशों में ऐसे महापुरुष पैदा हो चुके हैं जिन्होंने कभी पूरी दुनिया में किसी को भी पराया नहीं माना। उनके नाम आप भी जानते हैं, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भी है। और मैंने जैसा व्यक्त किया कि मार्क्स के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा तो है, लेकिन मैं मार्क्सवाद को समस्या का समाधान नहीं स्वीकार करता। और इसीलिए यदि आप उस पर भी बहस चलाना चाहें, संवाद चलाना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा संशोधन केवल एक है, हर व्यक्ति सारे प्राकृतिक संसाधनों पर समान जन्म सिद्ध अधिकार रखता है। फिर चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कर्मठ हो या आलसी, यह उसकी रुचि है, उसकी जरूरत है, उसकी इच्छा है। वह आप जबरदस्ती कराने का प्रयास मत कीजिए। जो करना चाहता है वह करे, न करना चाहता है न करे। हमारी अर्थव्यवस्था कभी डाउन नहीं हो सकती। वह कभी भी किसी को भूखा नहीं मरने देगी और किसी को असंतुष्ट भी नहीं होने देगी। बस उसके लिए केवल एक बात स्वीकार करनी चाहिए, हर व्यक्ति को औसत सीमा तक संसाधनों पर, संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को उससे ज्यादा संपत्ति पर स्वामी होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अर्थात औसत से ज्यादा संपत्ति व्यक्ति के पास हो सकती है, लेकिन वह समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए। और इसलिए समाज को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति की औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से कर लगाए।
जो अर्थव्यवस्था को बहुत गहराई से समझते हैं, वही इस बात के मर्म को समझते हैं। और मैं बीबीसी को उत्तर देना चाहता हूं कि क्या औसत से ज्यादा संपत्ति पर कुछ लोगों को, शक्तिशाली लोगों को, शासकों को एकाधिकार रखने का अधिकार मिलना चाहिए? यह गलत है या ठीक? आज नहीं तो कल उसको यह उत्तर देना पड़ेगा। और मेरा कहना है, केवल एक व्यक्ति की औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए, उसी से समाज का बजट बनना चाहिए। और यदि राजस्व बहुत ज्यादा प्राप्त हो तो शेष शुद्ध लाभ का वितरण निरंतर समाज में होते रहना चाहिए। मैंने केवल एक प्रतीकात्मक रूप से आपको बताया, केवल भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कि अगर केवल औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से कर लगाया जाए और आयकर या जीएसटी सहित सभी करों को पूरी तरह हटा दिया जाए तो भी भारी लाभ का बजट बनेगा और देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, निरंतर बिना किसी परेशानी के, कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को दिए जा सकेंगे। यानी अभाव से स्थायी मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं? आज भी जो लोग रोजगार की बात करते हैं, मैं उसमें एक ही बात जोड़ना चाहता हूं। रोजगार आपकी स्वतंत्रता है, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो काम करें, चाहे न करें, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का जो पालन पोषण है, जो न्याय के साथ, सुख के साथ, सद्भाव के साथ, विश्वास के साथ जो पालन पोषण की गारंटी है, वह समाज से शुद्ध लाभ के रूप में जो लाभांश मिलेगा उसी से होगी और उससे ही होनी चाहिए। इसलिए आर्थिक न्याय की बात, उसका मर्म, उसका मूल यही है कि हर व्यक्ति को लाभांश मिले, इसकी गारंटी हो। वह काम करे या न करे, यह उसकी इच्छा हो। इसलिए बंधुओं, अगर आप एक सुखी समाज की रचना करना चाहते हैं तो उसका रास्ता आर्थिक न्याय है। पूंजीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद या और कोई भी बात, यह कभी नहीं हो सकता। और जब तक ऐसा होगा, विचारधारा के नाम पर खून खराबा होता रहेगा, तो फिर इस्लाम जैसा विचार भी मानवता के लिए बहुत बड़ा त्रासदायी होगा और मानवता का सत्यानाश इसी प्रकार के मतभेदों के कारण होता रहेगा। लेकिन केवल आर्थिक न्याय और आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले शुद्ध लाभ में समान हिस्सेदारी, यही समस्या का हल है और यही सबको सब प्रकार का न्याय दे सकता है। कोई भी न्याय ऐसा नहीं है जिसे आप बता सकें कि इससे यह न्याय नहीं प्राप्त होगा। तो बंधुओं, मैं समझता हूं आज इस सीमित समय में सब लोगों के बीच आर्थिक न्याय को जिस भी दृष्टिकोण से आप चाहें, इसकी निरंतर मंथन करने की जरूरत है और यही पूरे विश्व में स्थायी शांति की स्थापना का, सुख शांति की स्थापना का एकमात्र मार्ग है। आप सभी से निवेदन है कि गंभीरता पूर्वक चिंतन करते रहें। चिंतन का यह क्रम कभी न टूटे और हम एक सुखी विश्व की स्थापना कर सकें। इसी में हम सबका कल्याण है और इसी में स्थायी शांति का आवास है।
नमस्कार।